वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। तो कैसे हैं आप सब? लीजिए स्टूडेंट्स, ये रहा आपके सामने सेट नंबर ए, ये रहा आपके सामने सेट नंबर बी एंड ये रहा आपके सामने सेट नंबर सी। अब हमें करना क्या है, तीनों सेट के क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। एंड मैं आपसे फिर से बोलूंगा, ये जो कोड वगैरह लिखा है ये सब मैटर नहीं करता, चाहे कोई भी एग्जाम हो। मैटर करता है कि हमारे क्वेश्चंस क्या हैं। तो आप प्लीज कोड पर मत जाया करो कि सर ये कोड है, वो कोड है, या फिर ये रियल है, फेक है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए आपके सामने मैं बता देता हूं, 3 से 4 सेटों में मॉडल प्रश्न पत्र मिडिल एजुकेशन लेकर के आएगा, जिस प्रकार से आपका पेपर 4 सेटों में देखने को मिल रहा है। इसके बाद बैक टू बैक आपके सामने मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस बताया जाएगा, जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा जा चुका है। एंड आपको मैं बता देता हूं, प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर बने हैं सारे के सारे क्वेश्चन बैंक से बने हैं और इसी क्वेश्चन से बैंक से बनाए गए थे। सत्र 2024 का जो भी पेपर बनेगा वो टोटल क्वेश्चन बैंक से बनेगा, क्योंकि एमपी बोर्ड द्वारा इसी क्वेश्चन बैंक को रिपीट किया गया है, नया क्वेश्चन बैंक कोई जारी नहीं किया गया है। इसलिए अभी हम ना तो सेट नंबर बी को डिस्कस करेंगे, ना तो करेंगे सेट नंबर ए को। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेट नंबर सी। आइए देखते हैं सेट नंबर सी में किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड क्या होगा इनका सही आंसर। एक एक चीज को बढ़िया आसान भाषा में समझेंगे, इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। डेफिनेटली बहुत मजा आएगा और वीडियो एंड होते होते आपका नॉलेज एक नेक्स्ट लेवल में जाएगा। सो देखिए स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन पेपर का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से रहेगा। जैसे पेपर मिलेगा तो आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना रोल नंबर फिल करना होगा एंड यहाँ पर इंटरफेस लिखा होगा एंड वेरियस प्रकार के इंस्ट्रक्शन मौजूद होंगे एंड यहाँ से हमारे क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। तो देखते हैं हमारा प्रश्न क्या कहता है। इत्मीनान से बढ़िया आराम से एक एक चीज को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर का प्रश्न रहेगा। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन है पद्मावत, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो या राममाल रासो। इसका सही आंसर लिखना है आपको ऑप्शन नंबर बी, रामचरितमानस। जिसको लिखने वाले याद रखना तुलसीदास जी हैं। कौन है? तुलसीदास जी। और ये एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 2, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सामने आपको टिक करना है। नेक्स्ट कहता है तीसरा नंबर, जिस व्यक्ति या वस्तु में समानता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? समानता मतलब आपको सिमिलरिटी बताई जाए, जैसे मैं बोल दिया कि आप गौ हैं, इसका मतलब ये है कि आप गौ के जैसे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, है ना। तो जब किसी की समानता बताई जाती है उसे कहते हैं उपमान, ठीक। और जिसकी तुलना की जाती है उसे कहते हैं उपमेय। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट कहता है चौथा नंबर, सलीम अली की पत्नी का नाम क्या था? है ना, पाठ के बीच से प्रश्न पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तस्मीना इस करेक्ट आंसर, अर्थात ऑप्शन नंबर सा, उनकी पत्नी का नाम यही था। 5वां नंबर कहता है निर्जन शब्द में उपसर्ग बताइए। निर्जन में उपसर्ग क्या है? तो वे शब्द या शब्दांश जो शब्दों के आगे लगते हैं, कहाँ लगते हैं? शब्दों के आगे लगते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। और जो शब्दों के पीछे लगते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। ये पीछे याद कैसे करेंगे? यहां पर पा है तो यहां पर पा होगा, प्रत्यय पीछे, प्रत्यय पीछे, ऐसे याद रखना, भूल जाओगे तो। और उपसर्ग मतलब आगे, उपसर्ग आगे, ठीक। एक चीज याद रखो, तुम्हारा दूसरा चीज क्लियर है। वे शब्द शब्दांश जो शब्दों के आगे लगते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, जो शब्दों के पीछे लगते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। तो हमसे उपसर्ग पूछा है निर्जन में, तो इसका सही हो जाएगा निर्धनजन, ठीक। लेकिन नी के ऊपर हलंत लगेगा, हलंत यहाँ पर नहीं लगा है, तो आप ये वाला जा सकते हो। देखो, नी भी हो सकता है, निर भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर सा पे टिक करना होगा। आगे कहते हैं चौथा नंबर कहता है सज धज कर रज जगह मन रही थी डैश डैश डैश। आगे क्या लिखेंगे? मर्द, बच्चे, औरत या नर नारी। इसका सही आंसर औरतें पे टिक करना है। इस प्रकार से हमारे 6 के 6 प्रश्न कंप्लीट हो गए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला नंबर कहता है महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें डैश डैश बनाना चाहते थे, तो उन्हें विदुषी बनाना चाहते थे। विदुषी क्या लिखना है? विदुषी मतलब अच्छा विद्वान जैसे होता है ना, विद्वान, उसी को फीमेल वर्जन विदुषी है। तो महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें विदुषी बनाना चाहते थे कि ये महादेवी वर्मा आगे चल के बहुत होशियार रहे। इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट कहता है कमल का पर्यायवाची क्या होगा? तो कमल का पर्यायवाची होता है पंकज। देखो, पंकज होता है, जलज होता है, ये सब कमल का ही पर्यायवाची है। नेक्स्ट कहता है रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? बहुत सारे स्टूडेंट्स 8 लिखते हैं कि 8 पात्र थे। एक बात बताइए,
अगर एकांकी होता तो एकांकी में 8 पात्र क्यों होते? इसका आंसर मैं चाहता हूं कि आप स्वयं कमेंट सेक्शन में करके दें, और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं इसका आंसर डेफिनेटली देंगे। नेक्स्ट कहता है चौथा नंबर, नानी के मन में डैश डैश की आजादी के प्रति जुनून था। तो नानी के मन में देश की आजादी के प्रति जुनून था। नानी चाहती थी कि हमारा देश आजाद हो जाए, और इसी का जुनून नानी के अंदर भरा हुआ था। नेक्स्ट 5वां नंबर कहता है, जायसी का डैश डैश प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो जायसी का फेमस महाकाव्य कौन सा है? वही मलिक मोहम्मद जायसी का, तो पद्मावत। वेरी गुड। इसके ऊपर एक फिल्म भी बना है, पद्मावत। इन्हीं के महाकाव्य के ऊपर फिल्म बना है, जान लो, पद्मावत। जो मेवाड़ की रानी रहती है ना, वो दीपिका पादुकोण और कौन कौन, रणवीर सिंह है, ठीक है। तो पद्मावत इन्हीं की मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई पुस्तक के ऊपर ही फिल्माया गया है। नेक्स्ट कहता है 6वां नंबर, खंड काव्य में जीवन के डैश डैश चित्रण होता है। तो खंड काव्य के जीवन के एकांकी या एक अंश का चित्रण होता है। तो एक अंश का चित्रण, इतना लिख सो, एक अंश का चित्रण होता है। लेकिन महाकाव्य में जीवन का समग्र चित्रण होता है, ध्यान रखना, क्योंकि वो महाकाव्य है ना यार। महा मतलब बड़ा, और खंड मतलब छोटा, है ना। तो छोटा है तो किसी एक अंश से एक भाग का चित्रण होगा, और महाकाव्य मतलब समग्र चित्रण होगा, है ना। इस प्रकार से कभी कभी एग्जाम में आपके इसमें महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर ही पूछता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कहता है सही जोड़ी मिलाइए। आइए देखते हैं सही जोड़ी में क्या क्या दिया गया है। सही जोड़ी में कह रहा है कि 3 वर्णों का समूह क्या कहलाएगा? तो 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है। इस प्रकार से पहले नंबर का उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है रसाक्तम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य। यह कथन किसका है? तो आचार्य विश्वनाथ ने इस बात को कही थी। नेक्स्ट कहता है सवैया। तो सवैया का सही आंसर क्या हो जाएगा? वाणिज्य छंद। इस प्रकार से हो जाएगा तीसरा नंबर सवैया का वाणिज्य छंद। एंड चौथा नंबर कहता है रस के अंग। तो रस के अंग होते हैं 4, तो यहाँ पर आपको 4 लिख देना है। नेक्स्ट कहता है पंचवटी। तो पंचवटी एक आपका खंड काव्य है, तो पंचवटी में आप खंड काव्य लिखेंगे। एंड काम्यानी, काम्यानी जिसको लिखने वाले पद्मावत थे, है ना, पद्मावती था, काम्यानी के लिखने वाले पद्मावत। तो इसका सही आंसर आपका महाकाव्य हो जाएगा। इस प्रकार से ये रहा पूरी 6 के 6 कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, सत्य और असत्य बताइए। पहला नंबर कहता है सुमित्र नंदन पंत प्रकृति प्रेमी कवि थे। बिल्कुल जी सत्य है। ये एक प्रकृति के सुकुमार कवि, इन्हें कहा जाता है सुमित्र नंदन पंत को, है ना। मतलब प्रकृति के बारे में बहुत अच्छी बातें लिखते थे। नेक्स्ट, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी थे। सूरदास जी राम भक्ति के थोड़ी ना थे। सूरदास जी तो कृष्ण भक्ति के पुजारी थे। वो कृष्ण के बारे में लिखते थे, कागा के हाथ बड़े सजनी, हरि हाथ सले गए माखन रोटी, है ना। ये सब लिखते थे सूरदास जी, तो कृष्ण भक्ति शाखा के थे। यहाँ पर राम भक्ति शाखा के आपके तुलसीदास जी हो सकते हैं। नेक्स्ट, तिब्बत में जाति पाति छुआछूत और पर्दा प्रथा थी। बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई प्रथा तिब्बत में नहीं था, है ना। एक पूछता है कि तिब्बत के लोग लेकर क्या घूमते थे? तो हथियार लेकर घूमते थे। नेक्स्ट कहता है सद्गुणों में इतना अनादर कहीं नहीं देखा। ये क्या है? अच्छा, सद्गुणों में इतना अनादर कभी नहीं देखा भाई। ये सेंटेंस कहीं नहीं देखा, अनादर, सद्गुणों में इतना अनादर कहीं नहीं देखा, ये सत्य है क्या? सत्य है। गजब क्वेश्चन दिया है, तो टफ लेवल क्वेश्चन है। सद्गुणों में इतना आदर कहीं नहीं देखा, अनादर कहीं नहीं देखा, गलत हो गया भाई। सही, सही है। सद्गुणों में आदर होता है, यहाँ पे अनादर लिखा है। सच में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। नेक्स्ट कहते हैं 5वां नंबर, विचार विनिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं। बिल्कुल सत्य है। आप जिस भी माध्यम से अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं वही आपका भाषा है। चाहे आप बघेलखंडी बोले, जैसे अगर कोई रीवा से है, शहडोल से है, सतना से है, ये बघेलखंडी बोलेगा। अगर कोई जबलपुर से है, सागर से है, कटनी से है, दमोह से है, पन्ना से है, ये बुंदेली बोलेगा। तो अपने अपने विचार को व्यक्त करना ही अपनी भाषा कहलाती है। नेक्स्ट कहता है किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है। यहाँ पे भी लड़की का नाम लिखा है, यहाँ पे भी लड़की का नाम लिखा है, और जबकि गलत है भाई। किरण का रश्मि क्यों होगा? किरण मतलब तो प्रकाश होता है, रश्मि मतलब तो रसमलाई होता है ना, ये क्यों होगा? नेक्स्ट कहता है 5वां नंबर, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला नंबर कहता है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। आंखों का तारा का अर्थ क्या है? आंखों का तारा मतलब अत्यधिक प्रिय, अत्यधिक प्रिय। जैसे तुम क्लास 9 के स्टूडेंट्स मेरे आंखों के तारे हो भाई। अब तुम देखना, तुम्हारे लिए वीडियो आना स्टार्ट हो गया ना, क्लास 8 का वीडियो मैंने डालूंगा, क्योंकि केवल तुमको टॉप कराना है। नेक्स्ट, साहित्यिक पुरखे किसे कहा जाता है? तो सिंपल सा प्रेमचंद्र को कहा जाता है। क्या? प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्र को साहित्यिक पुरखा कहा जाता है। नेक्स्ट, काव्य के कितने भेद होते हैं? तो काव्य के 2 भेद होते हैं, एक है दृश्य काव्य, दूसरा है श्राव्य काव्य। नेक्स्ट कहता है
दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, प्रथम चरण बस बोला है ना, तो 13 मात्राएं। पहले और तीसरे चरण में 13 और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती है, ध्यान रखना। तो पहला बस पूछा तो पहले में 13 नहीं, केवल 13 लिखोगे भाई, पहला बस बोला है ना। नेक्स्ट, स्थायी भाव को जागृत या उद्दीप्त करने वाला कारक क्या कहलाता है? तो उद्दीपन कहलाता है। उद्दीप्त वर्ड जब तुम्हें कहीं देखने को मिल जाए तो इसका आंसर सिंपल तुमको उद्दीपन ही करना है। उद्दीप्त करना मतलब उद्दीपन करना मतलब किसी सोई हुई चीज को जगाना, है ना। चलिए, इस प्रकार से हमारा प्रश्न क्रमांक 5 तक कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। 6वां नंबर कहता है कि भक्ति काल की शाखा एवं धाराओं का परिचय दीजिए। तो आइए स्टूडेंट, इसके लिए हम अपने चलते हैं क्वेश्चन बैंक में एंड यहाँ से आंसर्स को ढूंढ के पढ़ेंगे। ठीक है, क्या प्रश्न पूछा है? भक्ति काल की शाखाओं और धाराओं का परिचय। तो भक्ति काल की शाखा कौन कौन सी थी? ज्ञान मार्गीय, सम भक्ति, प्रेम मार्गीय और कृष्ण भक्ति, ये शाखा थी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये है, भक्ति काल को स्वर्णयुग काल क्यों कहा जाता है, इसे भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। बाकी हमारे पेपर में आएगा, टेंशन मतलब हम एक एक चीज को कवर करेंगे। नेक्स्ट कहता है अथवा में मुक्तक काव्य के प्रकार लिखिए। मुक्तक काव्य होते कितने प्रकार के हैं? तो ये रहा इसका आंसर, ये भी देख लो आप, मुक्तक काव्य के प्रकार। मुक्तक काव्य के प्रकार ये रहा। मुक्तक काव्य में प्रत्येक छंद का स्वतः पूर्ण अर्थ होता है। मुक्तक काव्य में प्रत्येक छंद का स्वतः पूर्ण अर्थ होता है। ये किसी क्रम से संचालित नहीं होती है। 2 प्रकार के होते हैं, पाठ्य मुक्तक, गेय मुक्तक। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट कहता है 7वां नंबर, उपमा अलंकार को परिभाषा, उपमा अलंकार की परिभाषा एग्जाम्पल सहित लिखना है। तो ये रहा भाई साहब आपके सामने उपमा अलंकार। ये उपमा का अर्थ होता है उपधन मा। उप मतलब समीप, अमा मतलब तौलना, मतलब समीप से तौलना, यही कहलाता है आपका उपमा। इस चीज को ध्यान रखना, ध्यान सुन लो। उपमा का अर्थ होता है उपधन मा। उप का मतलब होता है समीप और मा मतलब तौलना, अर्थात समीप से तौलना। जहां 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं में या व्यक्तियों में समान गुणों के कारण समानता व्यक्त की जाती है, वहां उपमा अलंकार कहलाता है। बस इतना आपको लिखना है। जहां 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं में, है ना, कोई 2 भिन्न भिन्न वस्तु हो गई, जैसे अब पेंसिल और पेन हो गई, या फिर व्यक्तियों की समान गुणों के कारण समानता व्यक्त की जाती है, उसे कहते हैं उपमा। ध्यान सुनना कैसे, जैसे तुम हो गए और तुम्हारा एक भाई हो गया, दोनों तो अलग अलग होना, अलग अलग होने के बावजूद भी कोई पड़ोस की आंटी आती है, बोलती है अरे यार तुम्हारा नेचर तो तुम्हारे भाई जैसे है, नेचर भाई जैसे, लेकिन तुम अलग हो, तुम्हारा भाई अलग है ना। तो कुछ नेचर सेम होंगे, हो सकता है किसी को मदद करने वाला नेचर सेम हो, कि तुम्हारा भाई सबको मदद करता है, तुम भी किसी को मदद करते हो, ये नेचर सेम हो सकता है। जरूरी नहीं कि अब तुम्हारा भाई अगर पढ़ाई नहीं करे तुम भी पढ़ाई ना करो, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो इस प्रकार से ये कहलाता है उपमा। उपमा मतलब होता है सिंपल सा तुलना करना, बात खत्म, इतना याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं? नेक्स्ट कहता है इसी के अथवा में कहानी में बैल के माध्यम से कौन कौन से नैतिक मूल्य उभर कर आए हैं, लिखिए। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या लिखेंगे। तो ये रहा भाई साहब इसका आंसर, ठीक, ये रहा देखिए। कहानी में बैल के माध्यम से नीति मूल्य परक उभर कर आए हैं, जिनमें प्रमुख निम्नलिखित है। सच्ची मित्रता, मतलब अगर 2 व्यक्ति के बीच में मित्रता हो तो बहुत अच्छी मित्रता हो, जिस प्रकार से हीरा मोती ने मित्रता को निभाया था, है ना। अगर हीरा कोई समस्या आता था तो मोती वहां पर खड़ा रहता था, भगता नहीं था। ये देखिए लिखा है, मुसीबत के समय भागने की अपेक्षा मित्र का साथ देना ही सच्ची मित्रता कहलाती है। एंड स्वामी भक्ति की भावना, मतलब स्वामी भक्ति मतलब ये होता है कि अपने मालिक के प्रति लगाव होना चाहिए, नहीं कि तुम जहां की रोटी खा रहे हो उसी को तोड़ रहे हो, मतलब समझे नहीं, कि तुम जैसे माता पिता की रोटी खा रहे हो और आगे चल करके उन्हीं को तुम मारो, डांटो, घर से निकालो, बुजुर्ग हो जाए, तो ये गलत बात है। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखना है? हीरा मोती की आत्मीयता संबंधता, इसी लगाव के कारण दोनों बैल बार बार विपत्ति से लड़ते हुए झूरी के घर के वापस जाना चाहते थे। नेक्स्ट, स्वतंत्रता एवं संघर्ष की भावना, हीरा मोती अत्याचार के खिलाफ संघर्ष एवं स्वतंत्र रहने की भावना को दर्शाते थे। गया से यहाँ से भागना और कांजी हाउस की दीवार गिराना इसी बात का साक्ष्य है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। 3 पॉइंट प्रश्न पूछा है 2 नंबर का, आपको 2 पॉइंटों में भी आंसर लिख करके कंप्लीट कर सकते हैं। 8वां नंबर कहता है कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, एग्जाम्पल सहित समझाना है। तत्सम, तत्सम, आइए दिखाते हैं इसका भी आंसर और बढ़िया आसान भाषा में समझा देंगे। टेंशन मत लो, तुम टॉप करोगे, बस जितना मैं बोलता हूं उतना पढ़ते जाओ। ये देखो तत्सम,
ऐसे शब्द जो संस्कृत के ज्यों का त्यों हिंदी में लिया गया है उसे कहते हैं तत्सम शब्द। मतलब शब्द तो है संस्कृत का, तत्सम, तत्सम मतलब जैसा का तैसा, तत् मतलब जैसा और सम मतलब वैसा, तो जैसा का तैसा मतलब ऐसे शब्द जो संस्कृत का सेम टू सेम उठा लिया गया है उसे कहेंगे तत्सम शब्द। और तद्भव ये कन्वर्ट रूप होता है, ठीक है। तो संस्कृत का जैसे हो गया आपका पत्र हो गया, ठीक है, ये आपका तत्सम हो जाएगा। मस्तक हो गया, अस्थि, अस्थि संस्कृत शब्द है, ठीक है, हस्त है ना, ये सब तत्सम शब्द हैं। चलिए मैं उम्मीद करता हूं ये भी समझ आया होगा। और ये हमारा कहता है अथवा में लेखक के अनुसार राहुल संख्यतायन ने डाकू से बचाने के लिए कौन सा साधन अपनाया था, ये प्रश्न पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या लिखेंगे। तो ये रहा बेटा आपके सामने इसका आंसर, देख सकते हैं। 1 सेकंड में ओपन कर लेता हूं। क्या कहता है कि लेखक के अनुसार राहुल संख्यत्रन ने डाकू से बचने के लिए कौन सा साधन अपनाया था, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये रहा, देखिए वे भिखारी की वेश में यात्रा करते थे, बस इतना लिखना है। तो भिखारी की वेश में यात्रा करते थे ताकि किसी को पता ना चले। आगे बढ़ते नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 9, सुमित्र नंदन पंत और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के भाव सौंदर्य की विशेषता लिखना है। इसके लिए हम एक चार्ट बनाएंगे और चार्ट के माध्यम से सारा चीज प्रिपेयर कर लेंगे, तो टेंशन मत लो, जल्दी हम इसको भी कवर करेंगे एक नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पहली बार आए हैं तो मिडिल एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। हम पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 9 तक, मतलब 8 तक कंप्लीट कर दिए। 9 से लेकर के आगे क्वेश्चन को कवर करेंगे, बढ़िया आसान भाषा में समझेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो बहुत अच्छे से लिख पाओ। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो एंड करता हूँ। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।